गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कि पुनर्योजी जो डीएनए था उसको परपोषी कोशिका में भेजने का जो विधियां थी वो विधियां हम पढ़ रहे थे। इसमें पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजने की दो विधियां थी, एक तो प्रत्यक्ष रूपांतरण था और दूसरा अप्रत्यक्ष रूपांतरण। तो प्रत्यक्ष रूपांतरण के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष रूपांतरण विधि के बारे में कि किस प्रकार से अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूपांतरण विधि के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस विधि में अगर हमें पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में भेजना है तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा और किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा पुनर्योजी डीएनए को हम परपोषी कोशिका में प्रवेश करा सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूपांतरण में हमें सबसे पहले इस विधि में एग्रोबैक्टीरियम, ये जीवाणु का नाम है, इस विधि में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस के टीआई प्लाज्मिड व आरआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूपांतरण विधि में किसके प्लाज्मिडों का प्रयोग किया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस नामक जीवाणु के टीआई व आरआई प्लाज्मिडों का प्रयोग किया जाता है। अब इस विधि में हम सेकंड बात क्या देखते हैं कि इस विधि में द्विबीजपत्री पौधों को, ध्यान रखना, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस नामक जो जीवाणु है उसके लिए जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो एक बढ़िया वाहक का कार्य करते हैं। तो देखिए अप्रत्यक्ष रूपांतरण विधि में द्विबीजपत्री पौधों को एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु का डीएनए स्थानांतरण हेतु वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि अप्रत्यक्ष रूपांतरण विधि में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस के टीआई व आरआई प्लाज्मिड के लिए वाहक का कार्य कौन करता है, तो सिंपल है द्विबीजपत्री पौधे। आगे इसमें बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूपांतरण के अंदर हमने दो बातें देखी कि इस विधि में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस के टीआई व आरआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, टीआई व आरआई प्लाज्मिड जो हैं द्विबीजपत्री पौधों के द्वारा ही परपोषी कोशिकाओं में पहुंचते हैं, या जो द्विबीजपत्री पौधे हैं वो एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के डीएनए को भेजने का या स्थानांतरित करने के लिए वाहक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम इस विधि को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस पादप कोशिका को स्थानांतरित करना है, ध्यान देना कि जिस पादप कोशिका को स्थानांतरित करना है उसकी पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़ों को, ध्यान देना, अगर हमें किसी पादप के लक्षणों को दूसरे पादप में भेजना है तो हमें जिस पादप को भेजना है ना उस पादप की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे या बांट लेंगे और उन छोटे छोटे टुकड़ों को एग्रोबैक्टीरियम के साथ उचित पोषक माध्यम में संवर्धित करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट है अप्रत्यक्ष रूपांतरण विधि का कि हमें अगर पुनर्योजी डीएनए को परपोषी कोशिका में अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से भेजना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें जिस पादप कोशिका को भेजना है या रूपांतरित करना है उसकी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरित करके एग्रोबैक्टीरियम के साथ उचित पोषक माध्यम में संवर्धित करते हैं। दूसरी बात, संवर्धन करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब पत्तियों द्वारा, ध्यान देना, जैसे ही पत्तियां जिस पादप को हम क्या कर रहे हैं रूपांतरित कर रहे हैं तो उस पादप की पत्तियां क्या करेंगी, जब वो एग्रोबैक्टीरियम के साथ में उचित पोषक माध्यम में संवर्धित होंगी तो उन पत्तियों से एसिटोसिंग्रोन का स्रावण होना शुरू हो जाएगा। ध्यान देना, अब पत्तियों द्वारा एसिटोसिंग्रोन का स्रावण होता है जो वाहक जीन को सक्रिय कर देता है। ध्यान रखना कि जिन पादप कोशिकाओं को हमें स्थानांतरित करना था उनको हमने एग्रोबैक्टीरियम के साथ में उचित पोषक माध्यम में संवर्धित किया। अब जो पत्तियां थी उन पत्तियों से एसिटोसिंग्रोन का स्रावण होना प्रारंभ हो जाता है और जो वो एसिटोसिंग्रोन है, एसिटोसिंग्रोन जो है वो वाहक जीन को सक्रिय कर देता है जिससे पुनर्योजी डीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम के साथ में जिस पादप को हम स्थानांतरित कर रहे हैं उसकी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर संवर्धित करते हैं तो उन पत्तियों से एसिटोसिंग्रोन का स्रावण होता है
और ये एसिटोसिंक्रोन जो है वह का जीन को सक्रिय कर देता है, जिससे पुनर्योजी डीएनए पादप कोशिका या परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है। तीसरा पॉइंट देखता है। तीसरा पॉइंट इसका होगा कि पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के पश्चात, अब देखो ये पादप कोशिका में प्रवेश कर गया, अब प्रवेश करने के बाद में क्या होगा कि पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के पश्चात इसे कैनामाइसिन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धित किया जाता है। अब जैसे ही पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के बाद में जो कैनामाइसिन है उस पोषक युक्त माध्यम में इसे संवर्धित किया जाता है। चौथा पॉइंट इसका है कि इस माध्यम में लक्ष्य जीन होते हैं। ध्यान देना, किस माध्यम में? कैनामाइसिन पोषक युक्त माध्यम में। इस माध्यम में वेक्टर जीन उपस्थित होता है, जिससे रूपांतरित कोशिकाओं का चयन कर लिया जाता है। जिन कोशिकाओं को हम भेज रहे हैं ना, उनका चयन कर लिया जाता है तथा अरूपांतरित कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। हम यहां से दोबारा देखेंगे कि पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के पश्चात, जैसे हमने पादप कोशिकाएं स्थानांतरित की, उसके बाद में उन पादप कोशिकाओं को हम कैनामाइसिन युक्त पोषक माध्यम में संवर्धित करेंगे। अब कैनामाइसिन पोषक माध्यम में संवर्धित करने के बाद उस माध्यम में उपस्थित होंगे विशिष्ट जीन, और वो विशिष्ट जीन क्या करेंगे? जो रूपांतरित कोशिकाएं हैं उनका तो चयन कर लेंगे और अरूपांतरित कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्रोहों को अलग करके, उसमें जड़ें उत्पन्न करवाकर फिर से उन्हें मिट्टी में रूपांतरित कर दिया जाता है। ध्यान रखना कि इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्रोहों को अलग करके उसमें जड़ें उत्पन्न करवाकर मिट्टी में ही रूपांतरित किया जाता है। अब इस विधि को हम इस तरीके से समझेंगे। ये हमने टीआई प्लाज्मिड लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनफिनेंसिस के टीआई प्लाज्मिड को हमने लिया है। इधर हमने लक्ष्य जीन लिया है जिसका स्थानांतरण हमें करना है। अब टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमने जो जीन लिए हैं उनका स्थानांतरण कर दिया। ये टीआई प्लाज्मिड है और ये डीएनए है, हमने स्थानांतरित कर दिया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से आ गया है। देखिए ये टीआई प्लाज्मिड है, ये लक्ष्य जीन है, इन दोनों को हमने संवर्धित किया तो टीआई प्लाज्मिड क्या हो गया? डीएनए उसके अंदर चला गया। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है जिसमें डीएनए भी है, अब यूं कहें कि लक्ष्य जीन भी इसके अंदर है। अब इस टीआई प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनफिनेंसिस के अंदर, ध्यान देना ये जीवाणु मैंने बनाया है, ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? टीआई प्लाज्मिड का एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में प्रवेश करवाएंगे। ये कंप्लीटली एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है जिसके अंदर हमने इस टीआई प्लाज्मिड को, किसको? टीआई प्लाज्मिड को प्रवेश करवा दिया। अब इस जीवाणु को और इस टीआई प्लाज्मिड को हमने यहाँ पर दिखाया है। इन दोनों को हम उचित पोषक माध्यम में संवर्धित करेंगे तथा संवर्धन के बाद इसमें से रूपांतरित कोशिका जो है उसका संवर्धन करके हम उसको संवर्धन माध्यम में या फिर उससे प्रहो उत्पन्न करवाकर मिट्टी में वापस लगा देते हैं या मिट्टी में रूपांतरित कर देते हैं। दोबारा से देख लीजिए, टीआई प्लाज्मिड ये लक्ष्य जीन है, इन दोनों को हमने संवर्धित कर दिया है। संवर्धित करने के बाद एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में हमने इसको प्रवेश करवा दिया है। अब यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड का एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में प्रवेश हो चुका है। अब इन दोनों को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करने के बाद में सह संवर्धन हो गया है। ये ब्लैक तो है आपका टीआई प्लाज्मिड और ये ग्रीन है आपका एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के अंदर जो बाकी पदार्थ हैं वो, इनको अलग करके जिस कोशिका को हमें रूपांतरित करना है उनको संवर्धित करके उनसे प्रहो उत्पन्न करवा के, प्रहो किसमें उत्पन्न होंगी? मिट्टी में। प्रहो उत्पन्न करवा के उसे हमें मिट्टी में लगाकर या मिट्टी में रूपांतरित करके एक नया पादप तैयार कर लिया जाता है। तो ये आज हमने अप्रत्यक्ष रूपांतरण की विधि पढ़ी है कि किस तरीके से हम अप्रत्यक्ष रूपांतरण के द्वारा भी जो पुनर्योजी डीएनए है उनको परपोषी कोशिकाओं में भेजकर उनके लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं।